आप सभी को नमस्कार। पत्र लेखन के इस दृश्य श्रव्य आलेख में मैं आप सभी को अभिनंदन पुष्प भेज रही हूँ। मैं श्रीमती पूनम ठाकुर, जागरण पब्लिक स्कूल लखनऊ से संबद्ध पत्र लेखन कैसे करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए पत्र लेखन कैसे करें इस विषय पर चर्चा के अंतर्गत सर्वप्रथम हम सभी पत्रों का एक इतिहास जानेंगे। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखे जाते होंगे। अर्थात जब मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ, जब उसका अस्तित्व संसार में आया, तो अवश्य ही वह अपनी बातों को कहने के लिए, दूर भेजने के लिए कुछ न कुछ माध्यम अवश्य प्रयोग में लाता होगा। पत्र लेखन का इतिहास लेखन के इतिहास के साथ आरंभ होता है। हमारे विद्वान मानते हैं कि लेखन का प्राचीनतम प्रमाण चित्रलिपियां हैं, यानी पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र लेखन हम समझें, उससे पूर्व लेखन के इतिहास को समझना आवश्यक है। लेखन का इतिहास विद्वानों के अनुसार बहुत प्राचीन है और इसका प्रमाण है चित्रलिपियां। और चित्रलिपियों के माध्यम से लेखन आरंभ हुआ। अपने भाव, विचारों, संदेशों को भेजने में लिपि व माध्यम महत्वपूर्ण है। अर्थात यदि हमें कोई भाव, विचार, संदेश कहीं भेजना है, तो उसके लिए हमें दो चीजें आवश्यक हैं। पहला लिपि यानी चिन्ह, यानी ध्वनि चिन्ह, और माध्यम यानी किस साधन के द्वारा अपना संदेश दूर तक पहुंचाया जाए। जैसे पत्र माध्यम से, और आजकल तो अपने संदेशों को पहुंचाने के अनेक माध्यम विकसित हो चुके हैं। जैसे हम SMS करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पर अपने मैसेज भेजते हैं, आदि बहुत सारी वैज्ञानिक तकनीकें हमारे समक्ष आ चुकी हैं। सभ्यता के विकास के साथ चित्रलिपियां ध्वनि चिन्हों के रूप में बदलती गईं। फिर यह चिन्ह वर्णमाला बनकर लेखन का माध्यम बनी। अर्थात जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, जो चित्रलिपियां थी वह ध्वनि चिन्ह के रूप में परिवर्तित हुई। अर्थात हिंदी भाषा के ध्वनि चिन्ह हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी भाषा के ध्वनि चिन्ह रोमन वर्णमाला। तो इस प्रकार हम जिस भाषा में अपने पत्र लिखकर भेजना चाहते हैं, उस वर्णमाला के चिन्हों का प्रयोग हमें करना होगा। इस प्रकार लेखन से पत्र लेखन एक अभिव्यक्ति की कला बनकर गद्य की विधा बन गई। अर्थात लेखन, पत्र लेखन की अभिव्यक्ति कितनी अच्छी है, कितनी प्रभावशाली है, कितना लोगों तक अपने भाव पहुंचाने में समर्थ है, यह एक कला बन गई। और यह कला आगे चलकर गद्य विधा के रूप में भी परिवर्तित हुई। इसी श्रेणी में हम कहें तो कुछ महापुरुषों के पत्र हैं जो पत्र लेखन कला में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। जैसे पिता के पत्र पुत्री के नाम, अब्राहम लिंकन के पत्र उनके पुत्र के शिक्षकों के नाम, गांधी जी के राजनैतिक पत्र आदि। वैसे तो महान कवित्री जैसे मीराबाई जी ने भी तुलसीदास जी को पद्य में सुंदर पत्र लिखा था, और तुलसी जी ने भी उसका उत्तर देते हुए, यानी प्रति उत्तर में पद्य में ही जवाब दिया था। मीराबाई जी को
किसी समस्या के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी से राय लेनी थी और उन्होंने उनको पत्र लिखा था और उस राय, उस समस्या का जवाब देते हुए, उसका हल बताते हुए उन्होंने भी जो पत्र लेखन उत्तर में लिखा वह भी काव्य में ही था, पद्य में ही था। अब हम पत्र लेखन का महत्व व उसके प्रकार जानेंगे। पत्र लेखन का हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा महत्व है। परिजनों की व अपनी कुशलता के आदान प्रदान में, व्यापारिक व कार्यालयी व्यवहार में इसकी आवश्यकता होती है। अर्थात जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, पत्र लेखन का हर क्षेत्र में बहुत महत्व है। आज के विज्ञान के युग की बात यदि हम छोड़ देते हैं तो पहले जब हमारे परिवार के सदस्य सुदूर प्रदेश में रहते थे तब उनकी कुशलता जानने और अपनी कुशलता पहुंचाने में पत्र लेखन का ही प्रयोग करते थे। यही नहीं, निमंत्रण पत्र, खुशखबरी पहुंचाना, शोक पत्र पहुंचाना आदि सब कुछ पत्र लेखन के माध्यम से ही होता था। व्यापारिक व्यवहार में किसी भी सामान का यदि ऑर्डर देना हो, समय पर ऑर्डर ना पहुंचे तो उसका रिमाइंडर देना हो, यदि कोई सामान खराब निकलता है तो उसकी शिकायत देनी हो, यह सब कुछ पत्र लेखन के माध्यम से होता था। कार्यालयी व्यवहार के अंतर्गत हमें किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, संपादक को कोई बात, कोई विचार यदि पहुंचाना हो तो संपादकीय पत्र, ये सब कुछ हम पत्र लेखन के माध्यम से ही करते थे। इनके दो प्रकार हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहले औपचारिक पत्र समझते हैं। ये पत्र कार्यालय व व्यवसाय से जुड़े अधिकृत व्यक्ति को लिखे जाते हैं। इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत व भावनात्मक संबंध नहीं होता है। जैसे इसमें कार्यालय पत्र आते हैं, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र और संपादकीय पत्र भी आते हैं। इसमें पूर्ण रूप से औपचारिकता का ही निर्वाह किया जाता है। होते हैं क्योंकि ये हम अपने संबंधियों, परिजनों, मित्रों व आत्मीय जनों को लिखते हैं। इसमें औपचारिकता के स्थान पर भावनात्मकता की प्रधानता होती है। अर्थात जो पत्र हमारे व्यक्तिगत होते हैं, अपनों के लिए लिखे जाते हैं, उसमें औपचारिकता की नहीं, भावनात्मकता अधिक आवश्यक होती है और हम अक्षरों के रूप में अपनी भावनाओं के पुष्प अपने आत्मीय जनों को पहुंचाते हैं। जब हमारा पत्र उन्हें प्राप्त होता है या उनका पत्र जब हमें प्राप्त होता है तो एक आत्मीयता का अनुभव होता है। पन्ने का स्पर्श हमें उनकी भावनाओं के फूलों का प्राप्त होना सा लगता है और इस श्रेणी में संबंधियों को पत्र, मित्र को पत्र, परिवार के सदस्यों को पत्र आते हैं। पत्र लेखन का महत्व व प्रकार जान लेने के बाद अब हम पत्र के अंग के विषय पर प्रकाश डालेंगे। पत्र के निम्नलिखित कुल 8 अंग होते हैं। प्रथम अंग है पत्र प्रेषक का पता, स्थान व दिनांक। पत्र प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाला, पता यानी एड्रेस यानी जहां वह निवास करता हो,
स्थान यानी वही जहां से पत्र लिखा जा रहा हो। दिनांक यानी जिस दिन पत्र लिखा जा रहा हो। पत्र प्रेषक पहले जब औपचारिक पत्र लिखता था तो वह अपना नाम पत्र के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ लिखता था और निचले तरफ ही बाईं तरफ दिनांक लिखता था। और यदि पत्र प्रेषक अनौपचारिक पत्र लिखता था तो पत्र के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ स्थान और दिनांक लिखता था और पत्र के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ ही अपना नाम लिखता था। लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन। पत्र का दूसरा अंग है संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद। अर्थात हम जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करते हुए कुछ न कुछ शब्द प्रयोग में लाते हैं। वह संबोधित शब्द ही संबोधन कहलाते हैं। और यदि संबोधित व्यक्ति हमसे बड़ा होता है तो हम उसे यथोचित अभिवादन देते हैं और संबोधित व्यक्ति यदि छोटा होता है तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं। पत्र का तीसरा अंग है सटीक, संक्षिप्त विषय वस्तु लेखन। अर्थात पत्र के विषय वस्तु लेखन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचारों, उद्देश्यों, भावनाओं को सही अर्थ देने वाले सटीक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए और संक्षिप्त में अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। पत्र का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है पत्र की मुख्य विषय वस्तु। पत्र की मुख्य विषय वस्तु उसका उद्देश्य होता है, यानी जिस उद्देश्य या कारण से पत्र लिखा जाता है वही पत्र की मुख्य विषय वस्तु होती है। इसलिए इसे लिखते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा सभ्य, शब्द सार्थक व सटीक, वाक्य छोटे होने चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाले को कहीं भी पुनरावृत्ति और उबाऊपन की अनुभूति न होने पाए, अपितु निरंतर अंत तक उसे उत्सुकता बनी रहनी चाहिए ताकि वह आपका पत्र अच्छी तरह पढ़े और आपकी बात को समझ सके। पत्र का पांचवा अंग है समापन सूचक शब्द, यानी पत्र की समाप्ति पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम समापन सूचक शब्द कहते हैं। जैसे पत्र के अंत में हम लिखते हैं कि आशा करता हूं या फिर आशा करती हूं, या पत्र की प्रतीक्षा में, या शेष बातें अगले पत्र में होंगी, या शुभास्तु या इति शुभम आदि। पत्र प्रापक का पदनाम व पता। पत्र प्रापक अर्थात पत्र को प्राप्त करने वाला, पदनाम यानी औपचारिक पत्र के संबंध में वह जिस पद पर कार्य करता है, यानी अधिकारी पद का नाम, और पता
यानी उसके कार्यालय का पता। अनौपचारिक पत्र में पत्र प्रापक संबोधित व्यक्ति होता है और उसका नाम हम नहीं लिखते हैं। उसके लिए आदरणीय या यथोचित संबोधन देते हैं। इसके साथ ही पत्र प्रापक को अभिवादन भी देते हैं। उसका पता पत्र के अंदर नहीं लिखा जाता है। अब पत्र के अंगों में आखिरी और 7वां अंग है समाप्ति, हस्ताक्षर। औपचारिक पत्र में समाप्ति पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हैं भवदीय, भवनी, आपका, आपकी आदि। फिर हम उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं और उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में समाप्ति पर हम संबोधित व्यक्ति से अपना रिश्ता लिखते हैं। जैसे कि जिसे हमने संबोधित किया है वे मेरे पिता हैं, तो हम समाप्ति पर अपना रिश्ता लिखते हुए लिखेंगे आपकी पुत्री और उसके पश्चात अपना नाम लिखेंगे। वहां पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। टिप्पणी। कंप्यूटरीकृत प्रभाव ने पत्र लेखन को भी प्रभावित किया है, अर्थात कंप्यूटर ने जीवन के हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव डाला है और पत्र लेखन भी उसमें शामिल है। इससे पत्र के अंगों के लेखन के स्थान में कुछ परिवर्तन आया है। जैसे कि जो तथ्य हम पहले पत्र के दाहिनी ओर लिखते थे, अब वे सभी कंप्यूटरीकरण होने के कारण बाईं तरफ लिखने लग गए हैं। यह स्थान परिवर्तन कंप्यूटरीकरण के कारण हुआ है। और कुछ परिवर्तन अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप और औपचारिक पत्रों के प्रारूप में अंतर होने के कारण भी पाया जाता है, जिसे हम पत्र के अंगों की चर्चा करते समय स्पष्ट कर चुके हैं। अब पत्र लेखन करते समय कुछ ध्यान रखने योग्य सामान्य पर अनिवार्य बातें। पहला, पत्र लेखन एक कला है, अतः इसमें भी कला की मर्यादा का निर्वाह आवश्यक है। अर्थात कला की मर्यादा यदि हम संक्षेप में समझें तो कला को लोक हितकारी होना चाहिए, इसे समाज के निर्माण में सहायक होना चाहिए, कला को व्यक्तिगत अपमान, ईर्ष्या व द्वेष से परे होना चाहिए। अतः पत्र लेखन करते समय हमें कला की मर्यादा का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। दूसरा, अनौपचारिक पत्र में संबोधित व्यक्ति के अभिवादन और कुशल मंगल पूछने के साथ ही उसके परिवारजनों का भी अभिवादन व उनका कुशल मंगल पूछना शिष्ट व शुभ चिंतक होने के चरित्र को दर्शाता है। अर्थात जब हम अनौपचारिक पत्र लिखें तो संबोधित व्यक्ति को अभिवादन, संबोधन और उनका कुशल मंगल पूछ लेने के पश्चात उसके परिवार के को भी यथोचित अभिवादन कहें और सभी सदस्यों के कुशल मंगल
के बारे में पूछें। इससे परिवारजनों को आपके उनके शुभ चिंतक होने की अनुभूति होगी और उनका अभिवादन करना, उनका कुशल मंगल पूछना, ये सब बातें आपके शिष्ट और शुभ चिंतक होने के चरित्र के साथ ही आपकी विनम्रता को भी दर्शाता है। तीसरा, प्रापक का पता लिफाफे के ऊपर पूर्ण परिचय के साथ स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अर्थात प्रापक यानी जिसे पत्र प्राप्त होगा, उसे पत्र लिखकर जब हम लिफाफे में रख दें और लिफाफे के ऊपर उसका पता लिखें, तब ध्यान रखें कि पता पूरे परिचय के साथ हो, स्पष्ट विवरण के साथ हो और सुंदर साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ताकि पत्र जिसे हम भेज रहे हैं उसे शीघ्र और निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। चौथा, प्रसन्नता व प्रेरणाप्रद बातें लिखनी चाहिए। अर्थात जब भी हम पत्र लिखें तो हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पत्र का प्रथम भाग पूर्णतया सकारात्मक हो, जैसे कि यदि हमें कोई शुभ समाचार देना है, जैसे विवाह निमंत्रण, बालक के जन्म की सूचना या कोई उत्सव या कोई सफलता की बात या कोई प्रेरणा देने वाली बात, यह सब कुछ पत्र के प्रथम भाग में लिखना चाहिए। यदि कोई दुख की सूचना है और उसे देना अनिवार्य है तो उसे पत्र के अंतिम भाग में बड़े ही संक्षेप संयमित शब्दों में लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला एकदम से तनावग्रस्त या घबरा न जाए। और हम यदि कोई सलाह दे रहे हो, कोई भी बात जो उन्हें समझा रहे हो, तो ध्यान रहे कि उसमें किसी कठोर शब्द, अशिष्ट व अशोभनीय बात नहीं लिखनी चाहिए। हमें इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये पत्र में नकारात्मकता फैलाती हैं। पांचवा, औपचारिक पत्र में संबोधित व्यक्ति के प्रति शिष्ट, संयमित और उद्देश्यपूर्ण बात ही लिखनी चाहिए। अर्थात जब हम औपचारिक पत्र लिखें तो जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन उसकी पद गरिमा के अनुसार ही होना चाहिए, जैसे कि प्रधानाचार्य के साथ आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, संबोधन गरिमा के अनुसार इस प्रकार देना चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु। अतः हमें जब हम विषय शीर्षक दें तो उसे बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट दें, ताकि पहली पंक्ति पढ़ते ही पत्र पाने वाला समझ जाए कि पत्र का उद्देश्य क्या है। और पत्र का उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि पत्र को पढ़ने वाला बहुत व्यस्त होता है, कम समय में ही
वह आपकी बात को समझ सके और उचित कार्रवाई भी कर सके। इसके बाद हमें उन्हें आभार प्रदर्शन भी करना चाहिए, साथ में धन्यवाद भी अनिवार्य होता है। अंतिम बिंदु यानी कि छठा, हम जिस पृष्ठ पर पत्र लिखें उसका उच्च कोटि का, नया होना, कलात्मक होना आपके शिष्ट और कला प्रिय होने का परिचय देता है। अर्थात जब हम किसी को पत्र लिख रहे होते हैं तो जो पन्ना प्रयोग में लाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता यानी कि गुड क्वालिटी का होना चाहिए। उसका नया होना भी आवश्यक होता है। औपचारिक पत्रों में तो कुछ लोग लेटर पैड या लेटर हेड का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसे सरनामा कहते हैं। इसमें पृष्ठ के शीर्ष पर संस्था, संगठन या व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर या फिर बड़ा अधिकारी आदि का नाम होता है। फिर उसके बाद उसका पता होता है। फिर कई आवश्यक सूचनाएं, मान लीजिए जैसे क्लिनिक खुलने या बंद होने का समय या क्लिनिक किस दिन बंद रहेगा इसकी सूचना आदि अनिवार्य सूचनाएं लिखी होती हैं। अनौपचारिक पत्रों में लोग अधिकतर साधारण पृष्ठों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अत्यंत प्रियजनों को कलात्मक पृष्ठ पर पत्र लिखते हैं। इसका पूरा का पूरा कलात्मक लेटर पैड बाजार में उपलब्ध होता है। इसलिए प्रियजनों को यह अनुभूति प्रदान करते हैं कि वे उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके प्रियजन भी जब पत्र को प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी एक सुखद और पत्र भेजने वाले के प्रति प्रेम या आदर, श्रद्धा आदि का अनुभव होता है। यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखकर पत्र लिखते हैं तो हम एक कुशल पत्र लेखक बनने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हम एक अच्छे पत्र लेखक होने का श्रेय पा सकेंगे। पत्र में प्रशस्ति, शिष्टाचार व निवेदन करने के लिए हम भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए इसे भी समझते हैं। पत्र लिखते समय प्रशस्ति के अंतर्गत अपने से बड़ों को परम पूज्य, पूज्य, पूज्यवर, पूजनीय, आदरणीय, मान्यवर आदि कहकर संबोधित करते हैं। बराबरी वालों को प्रियवर, भाईश्री, प्रिय आदि कहकर संबोधित किया जाता है। व्यापारियों और अधिकारियों को हम श्रीमान, महोदय, महाशय आदि कहकर संबोधित करते हैं। शिष्टाचार के अंतर्गत बड़ों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श आदि कहकर अभिवादन करते हैं। छोटों को आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न रहो, खुश रहो, चिरंजीव हो, दीर्घ आयु हो
कहकर आशीर्वाद देते हैं। अपरिचितों को हम सादर अभिवादन कहकर शिष्टाचार का निर्वाह करते हैं। निवेदन, बड़ों को निवेदन करते समय आज्ञाकारिणी, स्नेहाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। छोटों को हितैषी, शुभ चिंतक आदि कहकर निवेदन करते हैं। अपने बराबरी वालों को तुम्हारा स्नेही आदि कहकर निवेदन किया जाता है। अपरिचितों को यानी कि औपचारिक पत्रों में भवदीय, भवदीया, आपका, आपकी, प्रार्थी, प्रार्थिनी, विनीत, निवेदक, कृपाकांक्षी आदि शब्द लिखकर निवेदन करते हैं। तो इस प्रकार पत्र में प्रशस्ति, शिष्टाचार, निवेदन आदि का प्रयोग करते हुए हम पत्र की मर्यादा का निर्वाह करते हैं। पत्र लेखन के सभी पहलुओं पर विचार कर लेने के बाद आलेख के अगले हिस्से में अनौपचारिक पत्र का प्रारूप व प्रादर्श तथा औपचारिक पत्र का प्रारूप व प्रादर्श रखा गया है। पहले हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप व प्रादर्श को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पत्र लेखन का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, कोरोना महामारी के संकट समय में अपने मित्र के हाल चाल के साथ इससे बचे रहने का उपाय बताते हुए पत्र लिखिए। जैसा कि हम सभी ने पहले ही चर्चा में जाना है कि कंप्यूटरीकरण पत्र लेखन में सभी तत्व व सभी विषयों के बदलाव का मुख्य कारण है। उसी के अनुसार आप देखेंगे, सबसे पहले दिनांक, जो कि पत्र के बाईं तरफ लिखा गया है, और फिर स्थान। ये दोनों चीजें पत्र लेखक से संबंधित हैं। तत्पश्चात जिसे पत्र भेजा जा रहा है वह उसका मित्र है, तो मित्र को संबोधन दीर्घ श्रेष्ठ अभिवादन के रूप में शुभेच्छा दी गई है और तुलसीदास की पंक्तियों के माध्यम से अकुशल मंगल की बात कहते हुए आगे उसकी कुशलता की कामना की गई है। अब इसके बाद विषय पर यानी हम पत्र के उद्देश्य पर आते हैं, जिसमें उसे कोरोना महामारी के संकट काल में मित्र का हाल चाल जानना है और उससे बचे रहने का उपाय भी बताना है। तो लिखने वाला अपने शहर की बात बताता है। तत्पश्चात जिसे वह पत्र लिख रहा है उसका हाल चाल पूछता है। उसके परिवार के लोगों का भी हाल चाल पूछता है। साथ ही उसे अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने हेतु मित्रवत सलाह भी देता है। पत्र का शेष भाग अभी आप आगे देखेंगे। पत्र के अगले शेष भाग में वह मित्र को सुरक्षित रहने की सलाह भी देता है। इसके साथ मित्र को अपने घर के बुजुर्गों, बच्चों
वह माता पिता के साथ रहकर उनकी देखभाल और सहायता करते हुए घर में सबके साथ खुश रहकर पढ़ाई भी करते हुए इस खराब समय में भी सकारात्मक व रचनात्मक सोच बनाए रखने की बात भी लिखता है। सबको अभिवादन देने के बाद वह पत्र समाप्त करता है। नीचे चूंकि वह उसका मित्र है, इसलिए निवेदन में प्रस्तुत करता है तुम्हारा सुहृद, यानी तुम्हारा मित्र। नीचे अपना नाम लिखता है, उत्कर्ष सिंह। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र समाप्त होता है। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र का आदर्श और प्रारूप। इससे पहले आइए पत्र का प्रश्न देख लेते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेल सामग्रियों को और अधिक मंगाने के लिए उचित कारण बताते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में से पत्र आरंभ होता है, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है वह कौन है? सेवा में। तत्पश्चात उन्हें संबोधित भी किया गया है, क्योंकि वे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, इसलिए उन्हें आदरणीय भी दिया है। उसके नीचे उनका पता, यानी कि वे किस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, अर्थात वे जागरण पब्लिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य हैं, अतः नीचे उसका उल्लेख किया गया है और यह सब बाईं तरफ है। उसके बाद विषय है खेल सामग्री की आवश्यकता है, क्योंकि सामग्री अपर्याप्त है। इसका कारण भी बताया गया है कि एक पीरियड में जब कई कक्षाएं मैदान में होती हैं, तो सबको खेल का सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है। उन्होंने प्रधानाचार्य को इसका उचित कारण भी बताया है। पत्र लिखने का कारण हम पत्र के अगले शेष भाग में देखेंगे। औपचारिक पत्र का शेष भाग। इस पत्र के शेष भाग में कारण बताते हुए लिखा गया है कि खेल से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और स्वस्थ मन होने पर ही पढ़ाई अच्छी तरह की जा सकती है, क्योंकि शरीर ही सभी कर्मों का श्रेष्ठ साधन है। और इस प्रकार उसने एक खेल के सामान की सूची भी लिखी है। बाद में पत्र लेखिका ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानाचार्य जी उसकी इस प्रार्थना पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। और अंत में उसने आभार प्रदर्शन किया और धन्यवाद लिखा। फिर निवेदन प्रस्तुत करते हुए लिखा है, आपकी आज्ञाकारिणी। लिखने वाली बालिका है, इसलिए वह लिखती है, आपकी आज्ञाकारिणी। श्री हरिका सिंह, स्पोर्ट्स कैप्टन। इस प्रकार औपचारिक पत्र समाप्त होता है। पत्र लेखन के इस भाग में
औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी पत्रों के मुख्य प्रकार जानेंगे। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र के प्रारूप पर लिखे जाते हैं। सरकारी पत्रों के मुख्य कुल 7 प्रकार हैं। अभी हम 3 प्रकारों पर एक साथ क्रमशः चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए एक विभागीय कार्यालय है और वहां का मुख्य अधिकारी एक औपचारिक पत्र लिखता है और उस पत्र में मुख्य कार्यालय के द्वारा दौरे पर यानी टूर पर होने वाले खर्चे की सीमा को बढ़ाने की मांग करता है। वह विभागीय अधिकारी इस आशय का औपचारिक पत्र तैयार कर मुख्यालय को भेज देता है, जहां मुख्य अधिकारी इस औपचारिक पत्र को पढ़कर अपने अधीनस्थ सहायक अधिकारी को बुलाकर उस पर टिप्पणी लिखने को कहता है और सहायक अधिकारी कार्यालय की नियमावली अपने विवेक और अनुभव के आधार पर एक टिप्पणी लिखता है, जिसमें वह अपनी राय, आदेश, निर्देश आदि देता है। इसे हम मुख्य टिप्पणी कहते हैं और यह टिप्पणी लेकर सहायक अधिकारी पुनः अपने मुख्य अधिकारी के पास जाता है। मुख्य अधिकारी टिप्पणी को पढ़ता है और उस पर अपनी तर्कपूर्ण सहमति और तर्कपूर्ण असहमति दोनों दे सकता है और देकर हस्ताक्षर कर देता है। इसे हम आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। आनुषंगिक टिप्पणी मुख्य टिप्पणी पर आधारित होती है और मुख्य टिप्पणी विभागीय अधिकारी के औपचारिक पत्र पर आधारित होती है। आनुषंगिक टिप्पणी मुख्य अधिकारी के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है अनुस्मारक। विभागीय अधिकारी ने जो सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखा था कि दौरे पर होने वाली खर्च सीमा को मुख्य कार्यालय बढ़ा दे, उस पर प्रतिक्रिया आने पर विलंब होने के कारण वह अपने औपचारिक पत्र की संख्या, दिनांक और उद्देश्य को रेखांकित करते हुए मुख्यालय के मुख्य कर्मचारी को स्मरण कराने हेतु एक पत्र भेजता है कि उसे अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और वह शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्यवाही का निवेदन करता है। इसे हम अनुस्मारक, स्मरण पत्र या रिमाइंडर कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र। इस पत्र में अनौपचारिक पत्र की एक झलक मिलती है। इस पत्र का प्रारूप औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है, पर अनौपचारिकता की झलक इसलिए आती है कि पत्र लेखक और पत्र प्राप्तकर्ता के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध या मित्रवत संबंध होता है। अनौपचारिक झलक और औपचारिक प्रारूप का मेल होने के कारण यह पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी पत्र के अन्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे। चौथा, कार्यसूची। किसी भी कार्यालय या संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की पूर्व सूचना, आवश्यक वस्तुओं की सूची और बैठक में होने वाले कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी
अधिकारियों के नाम जिस पत्र में लिखे होते हैं उसे कार्य सूची कहते हैं। इसे एजेंडा भी कहा जाता है। पांचवा, कार्यवृत्त, जिस पत्र में मीटिंग के दौरान पूर्व निर्धारित विषयों पर चर्चा का उल्लेख, निर्णय का उल्लेख और मीटिंग में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम और उनके हस्ताक्षर होते हैं, उसे कार्यवृत्त कहा जाता है। इसे मिनट्स भी कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति, यह वह होती है जब कोई संस्था या कार्यालय की बैठक में जो निर्णय लिया जाए उसे प्रेस के माध्यम से आम जनता या कहीं पब्लिक डोमेन तक पहुंचाने के लिए एक पत्र प्रेस को दिया जाए, जिससे उसमें यह लोगों को पता चले कि जो निर्णय लिया गया है वह कितना लाभकारी है या कितना उन पर बोझ डालने वाला होगा। अब आखिरी प्रकार, परिपत्र। परिपत्र समझने के लिए आप पहले 3 प्रकारों में बताए गए उस पत्र को याद करें जो विभागीय अधिकारी ने औपचारिक पत्र के रूप में मुख्य अधिकारी को लिखा था कि टूर पर यानी दौरे पर होने वाले व्यय सीमा को बढ़ा दिया जाए। तब इस पर मुख्यालय के मुख्य अधिकारी ने पूर्ण विचार करने के पश्चात कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों की सहमति के बाद उस पर निर्णय लिया कि विभागीय अधिकारी की मांग उचित है। आजकल महंगाई है, खर्चा बढ़ चुका है। तब उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी को बुलाकर कहा कि खर्चा बढ़ाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने एक खर्च सीमा बता दी और कहा इस पर आधारित वे एक पत्र तैयार करें और इसके कार्यान्वयन हेतु मेरे पास पत्र प्रस्तुत करें और उस पर फिर वह मुख्य अधिकारी हस्ताक्षर करता है। इसे ही हम परिपत्र कहते हैं। यानी कि किसी भी फैसले के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जो पत्र बनाया जाता है उसे हम परिपत्र या फिर सर्कुलर कहते हैं। ये थे पत्रों के कुल 7 प्रकार। सरकारी पत्रों के प्रकार पर अध्ययन कर लेने के बाद पत्रों की प्रक्रिया को जानेंगे। साथ में यह भी समझ पाएंगे कि सरकारी पत्र किन किन प्रक्रियाओं से होकर किन किन अधिकारियों की सहमति प्राप्ति व हस्ताक्षर से अंकित होता हुआ अनेक प्रकार बन जाता है। चार्ट में नीले रंग के गोले में गिनती लिखी गई है और लाल रंग से पत्र का मार्ग दर्शाया गया है, अर्थात पत्र कहां से किसके पास जाता है, जो 1 से शुरू करके 17 तक की गिनती पर समाप्त होता है। यदि आप इस गिनती का अनुसरण करते हुए चार्ट को देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि सरकारी पत्रों की प्रक्रिया क्या है और उनके प्रकार किस प्रकार बनते हैं।
पत्र लेखन के विषय पर अध्ययन कर लेने के पश्चात आइए देखें पुनरावृत्ति हेतु कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है? औपचारिक पत्र किसी अपरिचित को लिखा जाता है जो किसी कार्यालय, व्यवसाय या संपादक से जुड़ा व्यक्ति होता है। अनौपचारिक पत्र निजी व व्यक्तिगत होते हैं जो परिवार के सदस्य, सगे संबंधियों और मित्रों को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र लिखते समय औपचारिकता का निर्वाह जैसे संबोधन का उचित होना, विषय का संक्षिप्त होना, उद्देश्य स्पष्ट होना, आभार प्रदर्शन करना, धन्यवाद देना अनिवार्य होता है। लेकिन अनौपचारिक पत्र में पत्र लेखक को किसी विशेष नियम पद्धति के पालन की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक पत्र का लेखक शिष्टता सूचक संबोधन, अभिवादन व प्रशंसात्मक शब्दावली के प्रयोग हेतु स्वतंत्र रहता है, जबकि औपचारिक पत्र का लेखक औपचारिकता के बंधन में बंधा होता है। उसे औपचारिक पत्र के प्रारूप का ध्यान रखना होता है और जिसे पत्र लिखा जाए उसकी गरिमा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, विनम्रता बनाए रखनी पड़ती है। अब औपचारिक पत्र की भाषा भी एक निश्चित सांचे में ढली हुई होती है, मानक शुद्ध होती है। इसमें हम किसी भी प्रकार की लोक भाषा या बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अनौपचारिक पत्र में पत्र का लेखक अपनी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करता है। औपचारिक पत्र में औपचारिकता का बंधन, प्रारूप का बंधन होता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता, भावुकता, रचनात्मकता की भावना भरी हुई होती है, बंधन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, अपने पिताजी को यह बताते हुए पत्र लिखें कि गांव में दादा दादी व अपने गांव के मित्रों के साथ रहकर कैसा लग रहा है। प्रश्न नंबर 3, अपनी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हुए सूचित कीजिए कि आप सुदूर गांव के क्षेत्र में रहते हैं, जिसके कारण आपको ऑनलाइन परीक्षा देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे आपकी सुविधा के लिए कोई अन्य सुझाव दें ताकि आप अपनी परीक्षा आसानी से दे सकें। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 छात्रों के अभ्यासार्थ दिए गए हैं। छात्र इसे स्वयं करेंगे। पत्र की चर्चा के तहत औपचारिक पत्र के प्रादर्श व प्रारूप, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप व प्रादर्श दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए उसकी सहायता से दोनों प्रश्न छात्र स्वयं करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्नों के पश्चात अब पत्र हमारी चर्चा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि पत्र लेखन के विषय पर अधिक से अधिक जानकारी भरा संदेश आप तक पहुंचाने में मैंने सफलता
प्राप्त की होगी। विषय पर मुझे सुना और समझा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।